दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा होने के बाद भी पराई औरत से शारीरिक संबंध बनाने का जोश। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। श्रेयांश ने मेरे सिर पर एक चुंबन देते हुए कहा, इस एपिसोड से मैं शादीशुदा जिंदगी में प्यार और रोमांस की अहमियत को अच्छे से समझ गया हूँ। मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। कुल मिलाकर मैं निसंकोच कहती हूँ कि उन्हें सेक्स से ज़्यादा सेक्स में और बीवी से ज़्यादा टीवी में दिलचस्पी है। मैं हर बार मन महसूस कर रह जाती। मैं उनसे कहना चाहती थी, देखो अभी भी मैं कितनी हसीन हूँ और मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। ऐसा मैं ही नहीं, मेरे संपर्क में आने वाला हर शख्स कहता है बस इन्हें ही दिखाई नहीं देता। फिर मैं भी रूठ करवट बदल दूसरी तरफ मुंह कर सो जाया करती थी। पर उस निर्मोही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता था मैं थक कर सो गई हूँ। ऐसी ही एक रात मेरे मोबाइल में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। सैंडर का प्रोफाइल बहुत ही आकर्षित था। मैंने फोटो को जूम करके देखा। लाल गालों वाला गोरा चिट्ठा, कसे डोले शोले बनाए हुए, बाजुओं वाला आकर्षण युवक। मेरा दिल बल्लियों नाचने लगा और मन स्नेहमय निमंत्रण पाकर गदगद हो गया। अगले दिन सब काम निपटाकर मैं मोबाइल लेकर बैठी ही थी कि फिर मेरी नज़र उस रिक्वेस्ट पर आ गई। मैंने बिना पल गंवाए उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करते ही मैनेजर पर मैसेज की बौछार हुई। इन शब्दों की ठंडी बौछार से मैं ऐसी खिल उठी मानो किसी बंजर जमीन पर अरसे बाद एक गुलाब खिल आया हो। महकता, खिलता, मुस्कुराता, लुभाता याद नहीं। आखिरी बार श्रेयांश ने मुझे कब इन शब्दों से संबोधित किया था। मुझ में कुछ आत्मविश्वास जागा था और मैंने इठलाते हुए रिप्लाई भेजा। कई दिनों तक इस तरह के प्रणय निवेदनों से पिघल मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोलकर देखा। वह दिल्ली के एविएशन स्कूल से पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका नाम था सौरभ बहल। प्रभावित होकर मैंने भी एक मैसेज कर दिया। बस फिर क्या था, मैं एक ऐसी अनजानी राह पर चल पड़ी थी जिस पर कोमल पंखुड़ियां बिखरी थी और जिनकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। एक नई जिंदगी की आहट अपनी दोनों बाहें पसारे मुझे बुला रही थी। इस राह पे चलने के लिए मुझे हौसले की ज़रूरत थी, जो हौसला मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जुटा पाई थी। पर अब वह हौसला जाने कहां से मुझ में आ गया था। उससे बात करके मैं अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी। एक अलग ही दुनिया जहां मैं माँ और पत्नी नहीं बल्कि 18 साल की नवयौवना थी। शुरू में चैट करते समय मैं स्वयं अचंभित थी कि वह आखिर चाहता क्या है। उसे पूरी दुनिया में मैं ही मिली, पूरे 10 साल बड़ी और वह भी मैरिड। मेरे संकोच को देखकर उसने ही कहा था, विश्वास रखो, कोई गलत इरादे से आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं भी साहित्य में रुचि रखता हूँ। एफबी पर पोस्ट की हुई आपकी रचनाएं बहुत अपनी सी लगी और आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव सा हो गया। कभी भी उसकी बातों में, उसके प्रणय निवेदन में मुझे छिछोरेपन की बू नहीं आई थी। कोई अदृश्य शक्ति मुझे उसकी तरफ धकेले जा रही थी। मुझे अक्सर एक किताब की यह पंक्ति याद आ जाती, कुछ रिश्ते आत्मिक होते हैं और हर जन्म में हमसे किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं। शायद यह पिछले जन्म में बिछड़ा ऐसा ही कोई रिश्ता हो। मैंने अनुमान लगाया। यू आर लाइफ आ डायमंड इन माई लाइफ, वह यह अक्सर कहता। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वह चुपके से मेरी आदतों में शामिल हो गया था। दोपहर के 2 बजते ही मन आतुर हो फेसबुक की तरफ खिंचता। वह अपने फ्लाइंग क्लब की क्लासेस खत्म करके 2 बजे लौटता।
और आते ही मुझसे चैट करता। मैसेंजर पर लहराते 3 टाइप्स उभरते ही मेरा मन हिलोर खाने लगता। मैं चाहती वह यूं ही लिखता रहे, मैं पढ़ती रहूं। उससे चैट करके मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। उसकी इंग्लिश में एक शौकी, एक नशा, एक बेफिक्री थी, नए जमाने की पुरसोख अदा के साथ, जो मेरे तो आसपास भी नहीं फटक सकती थी। मैं उसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। थैंक्स टू गूगल मैं चैट की एक एक लाइन का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करती, फिर उसे मैसेंजर पर टाइप करती। मैं उसके प्यार को, उसके एक एक लफ्ज को बहुत ही आहिस्ता से संभाल कर अपने मन के एक कोने में रखती जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी यह क्षण भंगुर है। मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा था। ऐसी आकुलता, ऐसी सिहरन कि रोम रोम पुलकित हो जाता। स्क्रीन पर उभरा एक एक अक्षर मेरी आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता। मैं गुनगुनाते लगी, चहकने लगी थी, फुदकने लगी थी। मैंने उसका नाम अपने फ़ोन में सौरभ नहीं, खुशबू नाम से सेव किया था, जिससे कि वे श्रेयांश को शक न हो सके। मुद्दतों बाद मेरे इतने रोमांटिक दिन गुजरे थे। मुझे रह रह कर उसकी एक एक बात याद आती और मैं अंदर तक गुदगुदा जाती। मैं सपनों की इस सतरंगी दुनिया से कितनी बार खुद को बुलाती थी। जब मैं मायरा को देखती थी, पर वह इतना जिद्दी हो गया था कि लौटकर आना ही नहीं चाह रहा था। मैं लाख कोशिश करके खुद को सच्चाई की धरातल पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मेरी दोनों जिंदगियां आपस में क्लैश हो रही थी। मेरी सच्चाई और स्वप्निल लोक पर स्वप्निल जिंदगी का पलड़ा भारी हो रहा था। जिंदगी ऐसी ही है, मैं दोनों सुख एक साथ क्यों नहीं पा सकती, जहाँ पति व मायरा भी हो और मेरा स्वप्निल लोक भी। पर नहीं, मुझे एक को चुनना ही पड़ेगा। एक सुख को पाने के लिए दूसरे सुख को दफन करना ही पड़ेगा। मैं विचारों में डूबी हुई थी। इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरी बेटी के स्कूल से था। मैम, आप मायरा को स्कूल से ले जाइए, उसे तेज बुखार है। यह सुनते से मेरा समूचा बदन कांपने लगा। मैं कैसे भूल गई उसे कल भी बुखार था। मुझे आज उसे स्कूल न भेजकर डॉक्टर को दिखाने ले जाना था। मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना तक भूल गई। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और स्कूल की तरफ बढ़ा ली। मैं स्वयं को अपराधिनी महसूस करने लगी। मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मायरा से बहुत प्रेम करती हूँ। यह मेरा स्वप्न एक छड़ा था, फिर भी मैं उसके पीछे बेतहाशा भागे जा रही थी। मैंने उसको डॉक्टर को दिखा, दवाई दे सुला दिया। फिर पूरा दिन ऐसे ही भागदौड़ में निकल गया। रात को थकान से चूर हो मैंने अपनी गर्म कॉलेट की पहन ली और फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। मोबाइल देखने का समय न मिलने के चलते सौरभ के बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मैं फिर से अपनी स्वप्निल दुनिया में खो गई और मुझे अपने आसपास का भी होश न रहा। इतने में श्रेयांश ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और मैसेज पढ़ने लगे। वे बहुत ही सहज और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। सब कुछ जान लेने के बाद भी वे संयमित ही रहे। उस दिन श्रेयांश के सामने मेरे सब्र का बांध टूट गया। आई एम सॉरी श्रेयांश, मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। आपके ट्रूस ऑफिस के चलते आपको मेरे लिए समय नहीं मिलता था। आप देर से घर लौटते तो भी फ़ोन पर बात करते हुए और फिर खाना खाते हुए भी लैपटॉप आपके चेहरे के सामने होता था। आपके लिए अपनी फीमेल को नहीं, क्लाइंट्स को उसनी मेल का रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी लगता था। काम के दबाव में आपकी झल्लाहट और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करती थी। प्यार वार रोमांस आपको बहुत बचकाना और
फिट ऐसे लगते थे। मैं आपके प्यार के लिए, वक्त के लिए तरस गई थी। सौरभ, ठीक ऐसे वक्त मेरी जिंदगी में आया जब मैं अकेलेपन के कारण अवसाद के गर्त में फंसती जा रही थी। और यह कहते हुए मैं श्रेयांश से लिपट कर रोने लगी। मैंने स्वयं को संयत करते हुए आगे कहना शुरू किया। मैं रोने के लिए एक मजबूत कंधा चाहती थी, पर मेरे हिस्से में हमेशा तकिया ही आया। मेरे आंसू प्रेम की संवेदनाओं के रेशे मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, पर वो सब हमेशा आपके सामने रहने वाली स्क्रीन पर ही उलझ कर रह जाते। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। हम शादी करते ही इसलिए कि हमें एक साथी की ज़रूरत होती है, पर समय के साथ यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार जताना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्यार करना। यह दिल मांगे मोर स्वीट हार्ट, मैं कुछ पलों के लिए सिर्फ आपकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती थी। शादी के चंद सालों में ही मैं बस मम्मा और आप पापा बनकर रह गए। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, और मैं दिन रात इतनी मेहनत तुम्हारे और मायरा के लिए ही कर रहा हूँ ना, जिससे तुम दोनों को सारे जहान की खुशियाँ दे सकूँ। श्रेयांश ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। अक्सर ऐसा ही होता है, हम भौतिक सुखों की चाह में जीवन की सच्ची खुशियों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और शादी का असली उद्देश्य यानी एक दूसरे अच्छे मित्र बन भावनात्मक सहयोग देना कहीं छूट जाता है। मैं कहती जा रही थी और श्रेयांश मुझे पहली बार इतनी ध्यान से सुन रहे थे। मुझे महसूस हुआ आंसुओं से मेरी पलकों में 2 महीनों से बसे हुए सारे सपने धुल रहे थे। अगले दिन शाम को मैं अपने बेड की कुलाइट तैयार कर रही थी। माहिरा को अपने भी टोकूं, वह सारा बेड अस्त व्यस्त कर ही देती है, और श्रेयांश को अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद नहीं। चादर पर पड़ी सलवटे को देखकर उनके माथे पर भी सलवटे उभर आएगी। इतने में श्रेयांश ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर की तरफ देखा और उसके बाद घड़ी की तरफ, जो 5:30 बज रही थी। यानी श्रेयांश भी नंबर की चुलबुली ठंडकबरी शाम की तरफ ऑफिस से कुछ जल्दी लौट आए थे। शायद इन 10 सालों में पहली बार कोई और दिन होता तो श्रेयांश ऑफिस से आते ही कुशन को अपनी बाहों में ले सोफे पर उल्टे लेटे टीवी देखने लग जाते, पर उस दिन उनकी बाहों में तकिए की जगह मैं थी।